बीजापुर नामक एक गांव में एक अमीर सेठ दयाराम रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो खुद भी था। भले ही वो पैसों से बहुत धनी था, परंतु उसके भीतर अहंकार का एक अंश मात्र भी नहीं था। उसके विवाह को 2 वर्ष बीत गए थे और उसकी पत्नी गर्भ से थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का पहले से भी कई ज्यादा ध्यान रखता था। मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान भी बिल्कुल मेरी तरह बने। मेरी संतान के भीतर कभी भी किसी तरह का अहंकार ना आए। आप चिंता मत कीजिए जी, जब सबके लिए आपका स्वभाव इतना अच्छा है तो आपकी संतान भी बिल्कुल आपके जैसी ही होगी। कुछ महीने बीतते हैं और सुषमा अपनी संतान को जन्म देती है। उसके घर में एक बहुत ही सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया था। दयाराम ने बड़े ही धूमधाम से अपनी पुत्री के जन्म का समारोह पूरे गांव में करवाया। सब गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। पंडित जी उनकी पुत्री का नामकरण करने के लिए आए। हम आपकी पुत्री का नाम आयुषी रखते हैं, परंतु आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। आपकी पुत्री के ग्रह नक्षत्र देखकर ये पता लग रहा है कि इनका व्यवहार बाद में अहंकारी होगा, इसलिए आपको इनकी परवरिश पर खास ध्यान देना होगा। परंतु पंडित जी, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है, संतान का स्वभाव तो उसके माता पिता के स्वभाव पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। ना तो मेरे अंदर कोई अहंकार है और ना ही मेरी पत्नी के भीतर, तो हमारी पुत्री अहंकारी कैसे बनेगी? जरूरी नहीं है सेठ जी कि बच्चों का स्वभाव हमेशा माता पिता जैसा हो। कभी कभी स्थिति कुछ भिन्न भी हो जाती है। हाँ, आप ध्यान रखना। पंडित जी आयुषी का नामकरण करके वहाँ से चले जाते हैं, परंतु उनके जाने के बाद भी उनकी कही हुई बातें दयाराम के मन में घूमती रहती हैं। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का भोजन बनाया है। इतने दिनों से रसोई घर में जा ही नहीं रही थी, तो आपको भी आपकी पसंद का खाना बनाकर नहीं खिला पा रहे थे, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है तो अब पहले की तरह ही हर रोज आपके लिए आपका पसंदीदा भोजन बनाऊंगी। सुषमा दयाराम की थाली में भोजन परोसती है और खुद भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वो खाने का कुछ निवाला खाती है कि तभी उसका ध्यान दयाराम की थाली पर जाता है। उसकी थाली में भोजन यूं का यूं ही रखा था। अरे, आपने तो अभी तक खाना शुरू ही नहीं किया और आप लोग भी मुझे बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं सुषमा, बस पंडित जी ने जो कहा वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, परंतु आप इतना मत सोचिए और हम अपनी पुत्री की अच्छी तरह परवरिश करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देंगे तो वो ऐसी नहीं बनेगी। सुषमा दयाराम को समझाकर उसके मन को हल्का करती है। इसी तरह कुछ वर्ष बीतते हैं, परंतु दयाराम हमेशा अपनी पुत्री की चिंता में ही रहता है। कुछ वर्ष बाद उनकी बेटी बड़ी होती है और उसके व्यवहार में उन्हें साफ साफ उसका अहंकार दिखाई देने लगता है। एक दिन घर में काम करने वाली रजनी उनकी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी उसे वहाँ बहुत सुंदर इत्र की शीशी दिखाई दी। लगता है ये वही इत्र की शीशी है जो आयुषी दीदी लगाती है। मुझे उनके इत्र की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार इस इत्र की शीशी पर नाम देखती हूँ तो अपने लिए भी यही खरीद के लाऊंगी। रजनी इत्र की शीशी पर इत्र का नाम देखने के लिए शीशी को उठाती है कि तभी आयुषी कमरे में आ जाती है और रजनी के हाथ में इत्र की शीशी देखकर उस पे चिल्लाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इत्र की शीशी को उठाने की? मुझे पता है कि तुम इसे चुरा कर ले जाने वाली थी। बहुत दिनों से तुम्हारी नजर है इस पर। नहीं दीदी, आप गलत सोच रही है। मैं तो बस इस इत्र की शीशी पर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो सोचा था कि बाजार से इसे खरीद लूंगी, इसलिए बस इसके ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मेरे सामने ज्यादा होशियार मत बनो। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुमने सोचा भी कैसे कि जो इत्र मैं लगाती हूँ वो इत्र तुम खरीद कर ला पाओगी? जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना, उससे 10 गुना कीमत का है ये इत्र। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि इसे खरीद पाओ, इसलिए चुराने आई थी इसे। नहीं दीदी, मैं इसे चुराने नहीं आई थी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। चोर कहीं की, चुप करो तुम। अभी पिताजी से कहकर तुम्हें काम से निकलवाती हूँ। आज मेरे इत्र की शीशी चुरा रही हो, कल तो घर के गहने लूट कर ले जाओगी। रजनी आयुषी को बार बार समझाने की कोशिश करती है, परंतु आयुषी के भीतर तो उसका घमंड भरा था, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और सीधे उसे अपने माता पिता के सामने ले जाती है। माँ, पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए इसे अभी के अभी काम से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस दीदी के इत्र की शीशी पर लिखा नाम देख रही थी।
मेरी माँ इतने सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही है और मैं भी पिछले 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। जब आज तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? हमें क्या पता आज तक तुमने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया। माँ और पिताजी तो कभी इन बातों पर ध्यान देते नहीं, वो तो तुम लोगों पर अंधों की तरह भरोसा करते हैं, परंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बस बस बहुत हो गया आयुषी, ये लोग हमारे घर पर इतने सालों से काम कर रहे हैं और आज तक इन्होंने कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हें रजनी से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। रजनी, तुम अंदर जाकर अपना काम करो। परंतु माँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आयुषी। दिन ब दिन तुम्हारे भीतर का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। यदि अपना व्यवहार ऐसा ही रखोगी तो तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। मैं जितनी सुंदर हूँ और मेरे पिता के पास जितना धन है तो कोई भी लड़का मुझसे विवाह करने के लिए एक क्षण में तैयार हो जाएगा। यदि आज मेरा स्वयंवर किया जाए ना तो हर नगर के सबसे अमीर घराने के रिश्ते मेरे लिए आएंगे। पुत्री, अपने भीतर स्वाभिमान होना अच्छी बात है, परंतु अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। यदि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो भले ही तुम्हारी शादी कितने भी अमीर घराने में हो, तुम्हारे पति के साथ कभी तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारो। आयुषी के माता पिता उसे उसके व्यवहार को लेकर बहुत समझाते थे, लेकिन अपने पिता के धनी होने का घमंड उसके सर पर सवार था। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। वो खूब अच्छी तरह तैयार होकर बाहर लड़के वालों के सामने गई। आयुषी बेटा, तुम रसोई घर में जाकर सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। क्या? लेकिन हमारे घर में तो काम करने के लिए एक नौकरानी है ना, तो फिर नौकरानी का काम मैं क्यों करूं? मैंने कभी किसी के लिए चाय नहीं बनाई, तो भला आज चाय क्यों बनाऊं? माफ कीजिएगा भाई साहब, परंतु आपकी बेटी तो बहुत ही अहंकारी है। मैंने तो सोचा था कि आपकी बेटी है तो उसका व्यवहार आपके जैसा होगा, परंतु मेरा सोचना बिल्कुल गलत था। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकता। आप क्या अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं कर सकते? मैं खुद ही आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। रंग रूप तो देखो जरा इसका, कितना भद्दा है। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा तो मैं आजीवन शादी ही ना करूं। अरे बॉस, बहुत हो गया। पहले तो मुझे लगा कि आपकी बेटी केवल घमंडी है, परंतु ये तो बदतमीज भी है। चलो बेटा, चलते हैं यहाँ से। आज से आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे भाई साहब, ऐसा मत कहिए, रुकिए तो सही। लड़के वाले गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आयुषी के बर्ताव की वजह से जो भी हुआ, उसके पिता को उस पर बहुत क्रोध आ रहा था। आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। तुमने अपने जीवन में खुद से कुछ नहीं कमाया। तुम्हें अहंकार है तो केवल मेरे कमाए हुए धन पर, तो मैं आज तुम्हें उससे बेदखल करता हूँ। मेरी संपत्ति और मेरी जायदाद पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? उन लोगों की वजह से आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम किसी की बात समझना ही नहीं चाहती हो। अब तो यही उचित है कि मैं बाहर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, और जो भी पहला व्यक्ति जो कुंवारा हो और शादी के इच्छुक हो, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, भले ही वो कोई भिखारी ही क्यों न हो। दयाराम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में भ्रमण करते हुए उसे एक मोची दिखाई देता है, जो एक नव युवक था। दयाराम उसके पास जाता है। मोची, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम कुंवारे हो? जी सेठ जी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, इसलिए मैं उसके लिए एक वर की तलाश में हूँ। मैं तुमसे अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हूँ। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मुझे बताओ। परंतु सेठ जी, मैं तो एक मामूली मोची हूँ, आप भला मुझसे अपनी पुत्री का विवाह क्यों कराना चाहते हैं? शायद यही ईश्वर की इच्छा है, इसलिए वो मुझसे ऐसा करवाना चाहते हैं। और मेरे लिए मेरी गरीबी ज्यादा मायने नहीं रखती। तुम्हारे पिताजी को मैं जानता था और तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूँ। मोची अपने पिता से बात करता है और दयाराम अपनी बेटी की शादी मोची से करवा देता है। शादी के बाद आयुषी पहली बार अपने ससुराल जाती है तो वहाँ की हालत देखकर उन लोगों को तरह तरह की बातें कहने लगती है। छी छी, ये घर है या कोई खंडर है? इस घर से बड़ी तो मेरे घर की रसोई थी। इतने छोटे से घर में आप इतने सारे लोग किस प्रकार से रहते हैं? पुत्री, ये घर भले ही छोटा है, परंतु हम सब इसमें प्रेम से रहते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे इस घर की आदत हो जाएगी। अब से यही तुम्हारा असली घर है। ये मेरा असली घर कभी नहीं हो सकता। अभी पिताजी मुझसे थोड़ा गुस्सा है।
जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं ज्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रहूंगी। आयुषी का पति रघु उसके व्यवहार से परिचित हो रहा था और कहीं न कहीं उसे भी ये समझ आ रहा था कि आखिर उसके पिता ने मुझ जैसे एक गरीब के साथ उसका विवाह क्यों किया। अगली सुबह सब लोग सोकर उठते हैं, लेकिन आयुषी अपने बिस्तर से नहीं उठती। आयुषी, आज घर में तुम्हारा पहला दिन है और सब लोग तुम्हारे हाथ का बना खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम चलकर सबके लिए खाना बना लो। मैंने कभी आज तक अपने घर पे खाना भी नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों बनाऊं? और वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता। अपनी माँ से कहो, वही सबके लिए खाना बना लेंगी। रघु आयुषी से ज्यादा बहस नहीं करता और रघु की माँ सबके लिए खुद ही खाना बना देती है। शाम को रघु घर लौटता है। आयुषी, मैं तुम्हारे लिए ये फूलों का गजरा लेकर आया हूँ। लाओ, मैं इसे तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। क्या? दूर हटो मुझसे, मुझे ये सस्ती चीज पसंद नहीं है। अगर कुछ लेकर ही आना था तो कुछ महंगा लेकर आते ना। यदि मेरे पास कुछ महंगा खरीदने के लिए पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए वो भी खरीद कर ले आता, परंतु अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो कुछ लेकर आने की जरूरत भी नहीं है। तुम जितने पैसे कमाते हो उनसे तुम रोटी खा लो, तुम्हारे लिए वही बड़ी बात है। इसलिए अपने पैसों को व्यर्थ मत करो, क्योंकि वैसे भी मुझे इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रघु को आयुषी की ऐसी बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। दिन ब दिन आयुषी का घमंड बढ़ता ही जाता है और तभी एक दिन गांव में एक मेला लगा था। तो रघु आयुषी से कहता है, आयुषी, गांव में मेला लगा है, चलो हम दोनों मेला घूमने के लिए चलते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ मेला देखने के लिए जाऊंगी? अगर मेले में मुझे कुछ पसंद आ गया तो इतनी औकात है तुम्हारी कि मुझे वो खरीद कर दोगे? कम से कम ऐसा तो मत कहो आयुषी। मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और पहले से भी अधिक काम करता हूँ ताकि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। तुम्हें मेले में जो भी पसंद आएगा मैं तुम्हारे लिए वो खरीदने की कोशिश जरूर करूँगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे मेले गए बहुत दिन हो गए, तो चल पड़ती हूँ। आयुषी रघु के साथ मेले चली जाती है। वो वहाँ घूम ही रही थी कि तभी उसकी कुछ सहेलियों को वो मेले में दिख जाती है। उसकी सहेलियाँ उसके पास आती हैं। अरे आयुषी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेले में आने वाली हो? हम भी तुम्हारे साथ आ जाते। अरे नीता, तुम भूल गई क्या? अब आयुषी की शादी हो गई है तो अब तो वो हर जगह अपने पति के साथ ही घूमेगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब आयुषी की शादी हो चुकी है। लेकिन आयुषी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? ये भी तुम्हारे पिता की तरह बड़े सेठ हैं क्या? अरे नीता, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हो। तुम्हें याद नहीं कि आयुषी के पिताजी ने उसकी शादी एक मोची के साथ करी थी? हमारे जीजा जी तो एक मोची है। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर आयुषी को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका पति भी उसके पीछे पीछे घर आता है। क्या हुआ आयुषी, तुम इस तरह मेले से चली क्यों आई? तो और मैं क्या करती? वहाँ पर दोनों मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, तो क्या मैं खड़ी खड़ी वहाँ पर सब सुनती? तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं आज के आज ही अपने पिता के घर जा रही हूँ। आयुषी अपना सामान बांधकर वहाँ से पिता के घर चली जाती है। माँ, पिताजी, बस बहुत हो गया। मैं एक दिन और भी अब उस घर में नहीं रह सकती। ना तो वहाँ पर किसी चीज की सुविधा है और तो और लोग मुझे कहते हैं कि एक मोची की पत्नी है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अब फिर से वहाँ पर नहीं जाऊंगी। यदि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब वही तुम्हारा असली घर है। यहाँ पर तुम 1-2 दिन के लिए ठहर सकती हो, परंतु उसके बाद तुम्हें यहाँ से वापस जाना ही पड़ेगा। बेटी शादी के बाद अपने ससुराल में ही शोभा देती है। दयाराम अपनी बेटी के भीतर के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए वो उससे इस प्रकार की बातें कर रहे थे। आयुषी 2 दिन अपने घर पर रुकी तो उसके पिता ने उसे वहाँ से अपने ससुराल जाने का आदेश दे दिया। तुम 2 दिन यहाँ पर रुकी और खूब अच्छी तरह से तुमने हमारे साथ समय भी बिताया, परंतु अब तुम्हें वापस अपने ससुराल जाना होगा। मैंने तुम्हारे पति को बुलावा भेजा है, वो तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अपनी बेटी को आपने इतना पराया कर दिया कि 2 दिन में ही उससे थक गए और वापस मुझे उस खंडर में भेज रहे हैं। वो कोई खंडर नहीं, परंतु तुम्हारा ससुराल है बेटी, और अब तो तुम्हारा असली घर वही है। चाहे तुम यहाँ पर कितने भी दिन रुक जाओ, लेकिन अंततः तो तुम्हें वहीं पर जाना होगा। कुछ देर बाद रघु आयुषी को लेने के लिए उसके घर आ जाता है और उसके माता पिता उसे वहाँ से विदा कर देते हैं। आयुषी अपने ससुराल पहुँचती है तो फिर से रघु के साथ लड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहाँ मैं बचपन से इतने अमीर घराने में पली बड़ी
और कहाँ तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ पर दम घुट रहा है मेरा। आयुषी थोड़ी देर के लिए गाँव के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सहेली सीमा मिलती है। हे भगवान, ये सीमा यहाँ पर कैसे आ गई? अब ये फिर से मेरे मोची पति की बुराई करनी शुरू कर देगी और मुझे नीचा दिखाएगी। कैसी हो आयुषी? और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक है, तुम बताओ। सच बताओ तो कुछ भी ठीक नहीं। कुछ भी ठीक नहीं का क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने ससुराल से बहुत परेशान हूँ और उस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे माता पिता मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत धनी है और गांव में उनका बहुत बड़ा रुतबा है, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आना चाहती हो? केवल धनी होने से कुछ नहीं होता आयुषी। इंसान का असली धन तो उसका व्यवहार होता है। भले ही मेरे ससुराल वाले बहुत धनी हैं, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो नशा करते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। मैं अपने ससुराल वालों से उनकी शिकायत करती हूँ तो वो मुझे ही चुप रहने के लिए कहते हैं। इससे तो अच्छा होता कि भले ही मुझे एक गरीब ससुराल मिल जाता जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करते। सीमा की बात आयुषी के दिल पर लग जाती है और कहीं न कहीं उसे लगता है कि भले ही उसका ससुराल गरीब है, लेकिन कभी उन्होंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके तानों पर भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो अपने ससुराल आती है और उस दिन के बाद उसका व्यवहार अपने आप ही बदलने लगता है। उसके ससुराल वाले भी ये सब देखकर हैरान थे। उसे अपने मायके गए भी पूरे 6 महीने बीत गए थे, तो उसके माता पिता को भी उसकी चिंता हुई और वो उसे देखने के लिए उसके ससुराल आए। ससुराल की हालत बहुत जर्जर थी। घर भी बहुत ही पुराना था, जिसे देखकर उसके पिता को भी अब थोड़ा बुरा लगने लगा था। बेटी, तुम्हारे ससुराल की हालत तो बहुत ही बुरी है। मैंने भले ही गुस्से में तुम्हारा ब्याह इस घर में कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। मैं फिर से तुम्हें अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाता हूँ। तुम यहाँ पे रह सकती हो। नहीं पिताजी, अब यही मेरा असली घर है और मुझे यहाँ पर रहकर अच्छा लगता है। मेरे सास ससुर बिल्कुल आप दोनों की तरह हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और उनके कमाए हुए पैसों से मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही हूँ ताकि घर की मरम्मत करवा सकूं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी बेटी को यहाँ पर कोई दुख नहीं है। आयुषी की ये बातें सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार बिल्कुल नष्ट हो चुका था। दरवाजे के पीछे छिपा उसका पति रघु भी सारी बातें सुनता है और उसकी आंखें भर आती हैं। आयुषी के माता पिता उसके अहंकार को उसे दूर करना चाहते थे, जो हो चुका था। इसलिए आयुषी के पिता अपनी संपत्ति आयुषी के नाम पर कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन बनने के बाद भी अब आयुषी के भीतर अहंकार का बीज दोबारा जन्म नहीं लेता। वो अपने माता पिता, सास ससुर और अपने पति के साथ एक सुखमयी जीवन बिताती है और अपने धन को दूसरों की सहायता के लिए एक स्रोत बना लेती है। उसे अंततः रघु से प्रेम हो ही जाता है और अपना बाकी का जीवन वो सबके साथ बड़ी ही खुशी से व्यतीत करती है। ये कहानी है गर्मी में किसान की ईमानदारी। पिंकी, उर्मिला, जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया है। माँ जी, आपके लिए खिचड़ी बनाई है, ये लीजिए। इसमें मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ डाल दी हैं। आप भी हाथ मुंह धोकर खा लीजिए। मैं फिर सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सुषमा सभी के लिए प्लेट में खाना निकाल कर रख देती है। माधव मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। सुषमा की बेटी पिंकी और नंद भी बाहर से आती है। तुम दोनों खड़े होकर क्या देख रही हो? बैठ जाओ। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना क्यों नहीं खाओगी? सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया था और अब दोपहर में भी तुम्हें कुछ नहीं खाना। भाभी, मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ तुम दोनों को? खाना क्यों नहीं खा रही हो? आज तो मैंने तुम दोनों की मनपसंद सब्जी बनाई है। तबीयत तो ठीक है ना तुम दोनों की? इतनी गर्मी में बिना पंखे कूलर की ठंडी हवा के बिना खाना नहीं खाया जाता। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। भैया, आप तो कह रहे थे कि इस साल गर्मियों में आप एक नया कूलर लेकर आएंगे। गर्मी शुरू हुए इतने दिन हो गए, अभी तक आप एक कूलर तक नहीं लेकर आए। उर्मिला, पिंकी कह तो ठीक रही है। रोज रोज इतनी दवाइयाँ खाती हूँ, शरीर में गर्मी पैदा हो चुकी है। रात को गर्मी से बेचैनी होती है। पता है, 3 दिन हो गए हैं मुझे ठीक से ना सोए हुए। हर बार रात भर बेचैनी से मेरी आँख खुल जाती है।
पिंकी, उर्मिला, मैं कूलर लाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैंने सेठ जी से बात भी की है, लेकिन तुम लोग तो जानते हो कि मेरा सेठ किस तरह का आदमी है। समय पर तनख्वाह दे दे वो ही बड़ी बात है। आप क्यों उनके पास काम कर रहे हैं जी? कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? सुषमा, तुम तो जानती हो कि मुझे खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता है, और हमारा गांव इतना बड़ा भी नहीं है कि मुझे कहीं और काम मिल जाए। काफी बार सोचा कि काम के लिए शहर चला जाऊं, लेकिन वहां जाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और शहर में तो कोई हमारा है भी नहीं। तुम लोग फिक्र मत करो, आज फिर से बात करता हूँ। माधव जल्दी से खाना खाता है और हाथ धोकर वापस अपने खेती के काम पर चला जाता है। सुबह से शाम माधव सेठ केशव के यहाँ सभी मजदूरों के साथ खेत पर काम करता था। बचपन से ही माधव को किसान का काम मिला था, इसलिए उसे इस काम के अलावा और कुछ काम नहीं आता था। सुबह से शाम तक बेचारा गरीब किसान माधव काम करके जब शाम को अपने सेठ केशव के पास जाता है। तेरा काम हो गया है और तू अभी तक घर नहीं गया? कल सुबह जल्दी आ जाना काम पर, हफ्ते भर में फसल कटने वाली है, याद है ना? बहुत काम है। सेठ जी, मैं सुबह समय पर आ जाऊंगा। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, घर में एक पंखा तक नहीं है। सभी को काफी गर्मी लगती है, और मेरी माँ तो हर रोज दवाइयाँ खाती है। उनकी तो गर्मी से हालत बहुत खराब है। अगर थोड़े पैसे एडवांस में मिल जाते तो मैं शहर से एक नया कूलर ले आता। जानता भी है कूलर कितना महंगा आता है। अरे साल भर किश्त भरता रहेगा ना, तो भी कूलर के पैसे नहीं चुका पाएगा। और कहाँ इतनी गर्मी है, यहाँ हम तो खुद रात में पंखा कूलर बंद कर देते हैं और आराम से बाहर आंगन में जाकर सोते। तू या तेरा परिवार क्या किसी राजघराने से है जो बिना कूलर पंखे के उन्हें नींद नहीं आएगी? सबको बोल के रात में आंगन में जाकर सो जाए। ठंडी ठंडी हवा में बढ़िया अच्छी नींद आती है। चल अब जा यहाँ से। माधव उदास होकर घर आता है। माधव के चेहरे की उदासी देख सुषमा सब समझ जाती है और उससे कूलर के बारे में कुछ नहीं कहती। शुरुआती दिनों में तो माधव का परिवार जैसे तैसे उस गर्मी में अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, और अब बिना गर्मी के सभी परिवार की हालत काफी खराब हो जाती है। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, देखो ना, हाथ और गर्दन पर गर्मी के दाने भी निकल आए हैं। माँ बाबा, कूलर कब आएगा? अभी इस गर्मी में तो मच्छरों ने भी बहुत परेशान कर रखा है। रात भर मच्छर काटते रहते हैं और दिन में तो इस गर्मी में सुकून ही नहीं मिलता। ना घर रह सकते ना बाहर जा सकते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, माधव लगे हुए हैं कोशिश करने में, वो जल्द ही कूलर ले आएंगे। बेचारा माधव था तो एक गरीब किसान, चाहकर भी वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। सभी लोग घर में बैठे होते हैं कि तभी अचानक माधव की माँ कलावती को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। हे भगवान, माँ जी को क्या हुआ? माँ जी उठिए ना। उर्मिला, जल्दी से पानी लेकर आओ। दादी माँ, क्या हुआ आपको? उठो ना दादी माँ। दादी माँ उठ क्यों नहीं रही है? सुषमा, उर्मिला, तुम माँ को जल्दी से होश में लाने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। माधव भागता हुआ गांव में बने एक डॉक्टर के घर जाता है और वहाँ से डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर के चेकअप करने पर सभी को पता चलता है कि कलावती की बेहोशी का कारण गर्मी है। आप लोग तो जानते हैं कि ये कितनी दवाइयाँ खाती हैं। इनके शरीर में काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। इतनी गर्मी के साथ ये इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगी? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एक कूलर का इंतजाम करना होगा, वरना आने वाले समय में इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये गर्मी को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा? मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं माँ का ख्याल रखूँगा।
आखिरकार क्यों मैं एक गरीब किसान हूँ? अगर अच्छी जगह काम कर पाता तो आज मेरे परिवार की ऐसी हालत नहीं होती। माधव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आस पड़ोस में सुषमा थोड़े से पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी पड़ोसी उनकी गरीबी की हालत देखते हुए उन्हें उधारी नहीं देता। वहीं माधव आज फिर से डरते डरते अपने सेठ केशव से पैसों की बात करता है। आप मेरे हालत क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज मेरी माँ बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने गर्मी से बचने के लिए कहा है। अब इस गरीबी में मैं कैसे अपने परिवार और माँ को गर्मी से बचाऊं? आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। भले ही कुछ महीनों तक मुझे बिल्कुल तनख्वाह मत दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझ गरीब किसान पर एहसान कर दीजिए। अगर तू जैसे गरीब किसान पर एहसान किया ना, तो कल को दूसरा आएगा और परसों कोई तीसरा। तुम गरीब किसानों पर एहसान करते करते मेरी तो तिजोरी ही खाली हो जाएगी। देख माधव, आज तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तू फिर से मेरे पास पैसे मांगने आया ना, तो तुझे काम से निकाल दूंगा और इस गांव में फिर तुझे कोई भी अपने खेत पर काम पर नहीं रखेगा और ना ही तुझे तेरी तनख्वाह दूंगा। इसलिए चुपचाप से काम कर और हफ्ते हफ्ते अपनी दिहाड़ी लेता रह। माधव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ना वो इस काम को छोड़ सकता था, ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। वहीं उसकी सास को गर्मी से बचाने के लिए सुषमा बार बार मटके में भरे ठंडे पानी की पट्टी सुषमा के हाथ पैरों पर लगा रही थी। उर्मिला और पिंकी सुबह से शाम उर्मिला को पंखा करती हैं, लेकिन इसका उर्मिला की सेहत पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता और उर्मिला के साथ साथ अब घर में बाकियों की भी गर्मी से हालत खराब होने लगती है। बेटा, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, शाम होने को आई है, थोड़ा सा तो खा लो। अगर कुछ खाओगी नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? मैं पहले ही गर्मी से इतनी परेशान हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी खाया तो बेचैनी होने लगेगी। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अभी गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। या तो भगवान अपना कुछ चमत्कार दिखाए या हमें पास अपने बुला ले। मैं तड़प तड़प के इस गर्मी में नहीं मरना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो? शुभ शुभ बोलो। अगर तुम में से किसी को भी कुछ होता है तो मेरा और माधव का क्या होगा? भगवान है ना, आज नहीं तो कल उसकी आंखें जरूर खुलेंगी और वो जरूर हमारी मदद करेगा। सुषमा खुद इस गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं माधव घर के बाहर से सुषमा की सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर के पास ही बना देवी के मंदिर के पास जाकर बैठकर हाथ जोड़कर उनके सामने रोने लगता है। हे देवी माँ, तूने जिस गरीबी में हमें पैदा किया, जिस गरीबी में मैं बड़ा हुआ, जिस गरीबी में मेरा परिवार जी रहा है, उस गरीबी को लेकर मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। आपकी दी हुई दाल रोटी खाकर भी मैं और मेरा परिवार काफी खुश था। लेकिन आप तो जानती हैं ना कि आज मेरे परिवार को आपकी कितनी जरूरत है। गर्मी से सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर कुछ दिनों में घर में कूलर नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। देवी माँ, अब तो अपना चमत्कार दिखाओ। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास खुद का भी खेत नहीं है जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकूं। दूसरों के खेत में काम करके जो पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा चलाता हूँ। देवी माँ, अब तो अपनी इस भक्त की पुकार सुन लो। माधव देवी माता के सामने काफी रोता है और उनसे प्रार्थना कर घर वापस आता है। अगले दिन माधव जब हर रोज की तरह सेठ केशव के खेत पर खेती कर रहा था कि तभी उसे जमीन में कुछ सख्त महसूस कुछ दिखाई देता है। अरे, ये जमीन में क्या है? कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है? माधव जैसे ही जमीन को खोदता है तो उसे वहाँ एक बक्सा मिलता है और उस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के जेवरात सिक्के होते हैं, जिसे देख माधव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये तो सच में सोने के सिक्के और जेवरात हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से ये सब देख पाऊंगा। सालों पहले हमारे गांव में
राजा महाराजा का राज हुआ करता था। लगता है ये उसी वक्त का खजाना है। माधव वो सारे खजाने को उठाता है और सबकी नजरों से छुपाते हुए अपने घर को चला जाता है और घर आकर सभी को खजाना दिखाते हुए सारी बातें बताता है। देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ी देर में सुनी, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। कितना बड़ा खजाना हाथ लग गया है हमारे हाथ में। जितना हमने उस ऊपर वाले से मांगा था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उन्होंने हमें दिया है। अब तो हमारे घर में नया कूलर आएगा ना? अरे पिंकी, सिर्फ कूलर ही नहीं बल्कि अब तो एसी, पंखा, फ्रिज, बेड सब कुछ आएगा। जिन जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो सब हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ। उन्हीं की कृपा से तो आज हम सबकी जिंदगी बदली है। माधव जल्दी से मिठाई लेकर आता है और देवी माँ को भोग लगाकर अपने परिवार में बांटता है। उस खजाने से माधव सबसे पहले अपने परिवार वालों के लिए एक नया पंखा, कूलर और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज को लेकर आता है। इस कूलर के अंदर से तो बिल्कुल एसी जैसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कितना अच्छा लग रहा है कूलर के सामने खड़ा होकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी थी वो सारी उड़न छू हो गई है। बहुत सुकून मिल रहा है इस कूलर की ठंडी हवा में। बाबा, मेरा ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का भी मन कर रहा है। मेरे लिए कुल्फी लेकर आइए ना। कुल्फी क्यों? आज तो मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए बर्फ का गोला लेकर आऊंगा। माधव जल्दी से बाहर जाता है और सभी घर वालों के लिए एक एक कुल्फी और बर्फ का गोला लेकर आता है। कुछ दिन पहले जहाँ माधव का परिवार गर्मी से परेशान था, तो अब वही इन सब गर्मी का वो आनंद ले रहे थे।